और राजनीति में आज की पहली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर ये अहम खबर सामने आई। दरअसल क्राइम के खिलाफ जारी सेक्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अपराध और अपराधियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की और गाइडलाइंस तय कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या अब यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा अब और नहीं चलेगा। हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस पर कानून की फटकार भारी, अपराध के खिलाफ सीधी जंग, उत्तर प्रदेश में अब होगी बंद, योगी फोर्स का एक्शन ऑपरेशन लंगड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिएक्शन तगड़ा। उत्तर प्रदेश में क्राइम कोई भी हो, क्रिमिनल कोई भी हो, अपराध का हिसाब करने में योगी फोर्स की बुलेट पीछे नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर कानून की तहलीज से सख्त रिएक्शन आया है, जिसके बाद यूपी के ऑपरेशन लंगड़ा पर सवालिया निशान लग सकता है। यूपी पुलिस के एक्शन पर हाईकोर्ट के रिएक्शन की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन नए साल के पहले महीने की आखिरी तारीख में क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन की तस्वीरें देखिए। हापुड़ के धौलाना में देर रात एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी ने 30 जनवरी को अपने मकान में खींचकर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था और वारदात के बाद से आरोपी फरार था। जहां मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आदिल पुत्र जाकिर निवासी गाजियाबाद मिर्जापुर का रहने वाला है। फतेहपुर में पशु चोर और तस्कर गिरोह के सरगना शोएब कुरैशी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देने की फिराक में शोएब पैर में गोली खा बैठी और पुलिस ने मौके से लोडर, पिकअप ट्रक, कार, 67 भेड़ बकरियां और तमंचा कारतूस बरामद किया। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की द्वारा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त शोएब कुरैशी उर्फ सीबू के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जालौन में भी वाहन चोरों के गिरोह पर पुलिस का एक्शन हुआ। सिरसा कलार थाना की पुलिस ने सूचना के बाद ऑपरेशन चलाकर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों से चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली, मोटरसाइकिल, इको कार, नकदी के साथ 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के दिलों में खाकी का खौफ ऐसा है कि पुलिस को देखते ही शातिर अपराधी बचने के लिए फायरिंग तक करने से बाज नहीं आते। ऐसे में ज्यादातर अपराधी पुलिस की काउंटर फायरिंग में या तो लंगड़े बन जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसे ही पुलिसिया एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रिएक्शन सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि पैर में गोली मारना कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। लगातार एनकाउंटर के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। आरोपियों के पैरों में अनावश्यक गोली मारना पूरी तरह अस्वीकार्य और कानून के खिलाफ है। कई मामलों में पुलिस अधिकारी प्रमोशन, वाहवाही, इनाम या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा पर विराम लग जाएगा। और यूपी में एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर में मौत पर स्वतंत्र जांच करारी होगी। मजिस्ट्रेट के सामने घायल आरोपी का बयान भी दर्ज होगा और मामले में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा। यह भी हाईकोर्ट ने गाइडलाइन के तहत तय किया। लेकिन इसके अलावा एनकाउंटर में गंभीर चोट पर तुरंत प्रमोशन या अवार्ड नहीं मिलेगा। पुलिसकर्मी को यह भी तय किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस गाइडलाइन का पालन अगर नहीं होता है तो कोर्ट की अवमानना का दोषी भी माना जाएगा।
यानी योगी फोर्स के एनकाउंटर्स पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिएक्शन को लेकर हमने प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोगों की राय जानने की कोशिश की। सुनिए इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफा फैसला क्यों हाई कोर्ट दे रहा है। अगर उसी से अपराधी अगर पुलिस वालों पे हमला करता है, गोली चलाता है, तो क्या पुलिस वाले क्या सिर्फ मरने के लिए आए हैं क्या, भर्ती हुए हैं? उनका घर द्वार नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? कानून को अपने हाथ में लेगा तो पुलिस वहाँ पे जाकर के फूल माला उनके ऊपर अर्पण करेगी, क्या फूल उनके ऊपर चढ़ाएगी, वो तो अपना काम करेगी ना। कोई दोषी है और उसने कानून के हिसाब से उसके पास कोर्ट का आदेश है तो आप उसका हाफ क्या फुल करिए, मगर इस वक्त जो है बिल्कुल सत्ता का नशा है। और मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि वो संवैधानिक दायरे में काम करें। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, नहीं, कोर्ट का अभी कहना सही है और हम लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इनकाउंटर जो कर रहे हैं अपराधियों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत का भरोसा हम लोग नहीं कोर्ट का भरोसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते। कोर्ट का भरोसा करेंगे तो लटक जाएंगे, कई सालों तक लटक जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। दूसरे प्रदेशों को अब ये पता है कि योगी सरकार का डर है और अपराध रेट इन 5 सालों 10 सालों में कम हुए हैं, तो वो इसी वजह से हुए हैं कि हम लोग सेफ हैं, बाहर निकल के काम भी कर सकते हैं और कोई डर नहीं है। तो हम यही होना चाहिए, मतलब अच्छा है, बेहतर है। उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लिए एक तरफ अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट जो है वो सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ दबंग और असामाजिक तत्व उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। कानून हाथ में लेकर खुलेआम योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं। कहीं पुलिस टीम पर हमला, कहीं बिजली चोरी रोकने पर मारपीट और कहीं मामूली बात पर सड़क पर खून खराबा किया गया। इनका हिसाब योगी फोर्स जो है वो करने वाली है। रायबरेली से लेकर आजमगढ़ तक यूपी पुलिस के रेडार पर कौन कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में योगी राज का मतलब है अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार सीधे, साफ और सरल शब्दों में समझा चुके हैं। तो हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। फिर भी कुछ दबंगों और अराजक तत्वों के कान तक ये बात नहीं पहुंच पा रही और खुलेआम योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं। कहीं पुलिस टीम पर हमला, कहीं बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट, तो कहीं मामूली बात पर लठबाजी। यूपी में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि रायबरेली, प्रतापगढ़, औरैया से फतेहपुर और आजमगढ़ तक दबंगों ने खुलेआम कानून हाथ में लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की। सबसे पहले रायबरेली की तस्वीर देखिए, जहां पर बिजली चोरी का वीडियो बनाने पर दबंग भड़क गए और बिजली विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। दबंगों ने जेई और संविदा कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आदेश शासना के आदेशानुसार 5000 के ऊपर कनेक्शन काटने का आदेश है। ठीक है। जैसे मेरा लाइनमैन अगर ऊपर चढ़ता है, जैसे उन्होंने पकड़ करके हमारे लाइनमैन मनोज को घसीट लिया और फिर हम लोग इधर चले आए तो हमारे TJ2 के साथ ही काफी मारपीट करी, उन्होंने गाली गलौज करी। बिजली विभाग की टीम ही नहीं बल्कि बदमाशों ने पुलिस टीम को भी नहीं छोड़ा। प्रतापगढ़ में बदमाश के घर दबिश देने पहुंची टीम पर पथराव कर दिया गया, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। हालांकि बाद में पुलिस ने पथराव करने वालों को धर दबोचा। उधर औरैया में आधा दर्जन दबंगों ने बीच बाजार में युवक की बेरहमी से पिटाई कर युवक को पहले जमीन पर गिराया, फिर चारों तरफ से उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। करीब 20 मिनट तक दबंगों का कहर बरपता रहा। अब योगी फोर्स वीडियो के जरिए दबंगों को दबोचने में जुटी है। एक तरफ दबंगई तो दूसरी तरफ खुलेआम लट्ठम-लट। फतेहपुर में घर के आगे पानी बहाने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। मारपीट में महिला समेत 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आजमगढ़ से भी सामने आई है। यहाँ प्रधान चुनाव पर चर्चा करते करते 2 गुट फाइटिंग पर उतरा। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।
अब रायबरेली से लेकर आजमगढ़ तक दबंगई करने वाले योगी फोर्स के रडार पर हैं और सबका इलाज तय है। ये हाल तब है जब पुलिस माहौल खराब करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अपराधी और दबंग बिना पुलिस की सख्ती के मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी अपराध मुक्त हो, दंगा मुक्त हो और माफिया मुक्त हो, ये योगी का प्रण है। और इसी प्रण को पूरा करने के लिए बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन अब भी कई कब्जा माफिया अपना खिला बनाने में लगे हैं। मगर इससे पहले कि ये खिला बनता और माफिया का राज बढ़ता, योगी का बुलडोजर आया और अवैध कब्जे को उसने ध्वस्त कर दिया। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया की ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। योगी राज में अगर माफिया ने सिर उठाया तो उस सिर को कैसे बुलडोजर रौंद देता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। जहां माफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया तो योगी ने उस पर 1500 किलो का वार कर डाला। जो योगी 1 इंच जमीन के कब्जे के खिलाफ है, वहां प्रयागराज में तो पूरे 36 बीघे जमीन पर कब्जे का प्लान चल रहा था। बाकायदा माफियाओं की फेवरेट टूलकिट यानी अवैध प्लॉटिंग के जरिए बाउंड्री लाइन बना दी गई थी, वो भी बिना किसी परमिशन के। बस फिर क्या था, प्रशासन को जानकारी लगी तो एक साथ कई बुलडोजर पहुंच गए और कर दिया माफिया के कब्जे का खेल खत्म। एक एक कर माफिया की बनाई सारी दीवारें तोड़ दी गई। दोनों तरफ से 2 बुलडोजर आए और एक एक कर जमीन पर कब्जा करने वाले प्लान को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल प्रयागराज में माफियाओं का 36 बीघे जमीन पर कब्जे का प्लान था। मोहम्मद अख्तर ने 21 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी, तो वहीं मोहम्मद उबैद और मोहम्मद जैद ने 10 बीघे पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके अलावा अजीत कुशवाहा भी 5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा था। लेकिन योगी प्रशासन के बुलडोजर ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। जो हिमाकत करने की कोशिश प्रयागराज में हो रही थी, वैसा ही कुछ सहारनपुर में भी किया जा रहा था और यहाँ भी बुलडोजर ने पूरा हिसाब कर दिया। सहारनपुर में भी बिना लेआउट और बिना परमिशन के कॉलोनीज बनाई जा रही थी, जहाँ 15 से 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉट बनाए जा रहे थे। जानकारी मिलते ही बिना देरी के इन सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। योगी का ये बुलडोजर 2026 में किस तरह गरज रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले सहारनपुर में 100 बीघा इलाके में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पिछले 30 दिन में ध्वस्त की जा चुकी है। जो भी कॉलोनियां आपको विकसित करनी हो, अब प्रक्रियाएं बड़ी आसान हो गई हैं। शासन ने नियमों को, प्रक्रियाओं को इतना सरल कर दिया है कि कॉलोनी का बहुत आराम से लेआउट पास कराया सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो लेआउट्स अनधिकृत तरीके से विकसित किए जा रहे हैं या जो कॉलोनियां बिना किसी लेआउट के बनाई जा रही हैं, उनके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और जो हम चलाते रहेंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर में भी ऐसा ही एक्शन किया गया। योगी जिस तरह माफिया फ्री यूपी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है, उनकी अवैध संपत्तियों पर गरीबों के मकान बनाए जाते हैं, माफियाओं की हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जाता है और साथ ही एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स भी बनाई गई है। उसी माफिया फ्री रणनीति पर चलते हुए योगी का ये बुलडोजर 2026 में और भी बड़ा रुख अपना चुका है। जहां बड़े माफियाओं पर एक्शन तो हो रहा है, वहीं अगर छोटे इलाकों में कोई माफिया भी पैर पसारने की कोशिश करता है तो उसका भी हिसाब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर सीएम योगी का यूपी मॉडल अपराध पर एक्शन और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन विकास के मोर्चे पर भी यूपी कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। योगी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि नया यूपी किसी भी मोर्चे पर किसी से भी कम नहीं है। एक तरफ जहां देश वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। और पिछले वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5% से ज्यादा रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने भी करीब 9% का इजाफा देखा है। और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश को अपनी गति बरकरार रखनी है, तेजी से आगे बढ़ना है, तो 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी, इसका विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। और 2027 तक देश का टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, तो वहीं यूपी का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसी सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत अहम फैसला लिया
जो आर्थिक मोर्चे पर यूपी को देश की सबसे बड़ी पावर बनाने की ताकत रखता है और उम्मीद है कि अब इस फैसले के बाद यूपी के 53 मंत्री यानी टीम योगी के 106 हाथ और मजबूत होकर राज्य को आगे बढ़ाने की पहल करेंगे। ये जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। विकसित यूपी का एजेंडा, योगी का बड़ा फैसला। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। योगी का मिशन 50, विरोधियों को चेतावनी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। नए यूपी में सबका साथ, 2 आंखें 106 हाथ। 8 साल में यूपी की तस्वीर बदलने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब विकास को रफ्तार देने, बिना रुकावट के यूपी में नए नए प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी में अब मंत्री 5 गुना ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकेंगे। 10 करोड़ की बजाय 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट मंत्री मंजूर कर सकेंगे। 50 से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं वित्त मंत्री स्तर पर मंजूर होंगी, तो वहीं 150 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाएं मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूर होंगी। सीएम योगी का टारगेट है यूपी को देश की सबसे तेज इकोनॉमी बनाने का। ऐसे में सबसे जरूरी था छोटे छोटे प्रोजेक्ट की फाइलें महीनों तक ना अटकी रहे। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब मंत्रियों की ताकत सीधे 5 गुना बढ़ा दी गई ताकि वो अपने अपने विभाग के काम में तेजी लाएं। योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 15 अप्रैल तक अपनी कार्य योजना मंजूर करा लें। विकास परियोजनाओं को लेकर मंत्रियों के प्लान में देरी नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन तोड़ने वाले विभाग की जानकारी सीएम ऑफिस को भेजी जाए। इसके साथ ही यूपी में सीएम योगी सभी वर्गों के लिए एक समान विकास को लेकर सख्त हैं। विकास का आधार गांव होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, किसान होना चाहिए, युवा होना चाहिए। योगी का मानना है कि बिना भेदभाव के हर तबके के विकास से ही यूपी में आज राम राज्य की अवधारणा साकार हो रही है। मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। योगी के इसी क्लियर विजन और वक्त पर डिलीवर करने की नीति का ही असर है कि आज यूपी अपनी पुरानी छवि तोड़कर विकास के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहा है। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। सख्त प्रशासन के दम पर उपद्रव और दंगे से मुक्त होकर विकास की पटरी पर लौटे यूपी को अब योगी और गति देना चाहते हैं। इसीलिए यूपी सरकार के मंत्रियों को ज्यादा ताकत दी गई ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई रुकावट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो यूपी में लंबे वक्त बाद बड़ा बदलाव हुआ। आपको बताते हैं कि दूसरे राज्यों में मंत्रियों के पास और कितनी पावर है, किस राज्य में कितनी लागत के प्रोजेक्ट अपने स्तर पर मंत्री मंजूर कर सकते हैं। लेकिन बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र की भी डिटेल देखिए, जहां 10 से 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट मंत्री अप्रूव कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं। वहीं गुजरात में भी आंकड़ा 20 से 50 करोड़ तक का है। 50 करोड़ तक की जो परियोजनाएं हैं वो मंत्रियों के अधीन आती हैं। मध्य प्रदेश में भी 10 से 50 करोड़, साथ ही राजस्थान में 10 से 40 करोड़ और पश्चिम बंगाल में भी 10 से 30 करोड़ तक की राशि जो है वो मंत्री इतनी परियोजनाओं को मंजूर कर सकते हैं। वहीं बिहार में 5 से 15 करोड़ तक की जो परियोजनाएं हैं वो मंत्री अपने ही स्तर पर मंजूर कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में वित्त मंत्रियों के लिए भी अलग अलग सीमाएं हैं। इसी तरह से जो 100 करोड़ से 150 करोड़ तक की हैं, कुछ जगह हाई पावर कमेटी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट पर फैसले लेती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से मंत्रियों को ये मंजूरी दी गई है कि वो 50 करोड़ तक की राशि अपने स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। इससे उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ा पाएगा। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां चर्चित साध्वी प्रेम बाइसा की डेथ मिस्ट्री जो है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
कई अनसुलझे सवाल हैं। सांस की तकलीफ, आश्रम में लगाया गया इंजेक्शन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत और 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो है वो पोस्टमार्टम से इनकार का भी है। ऐसे कई पहलुओं ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। जी मीडिया के कैमरे पर साध्वी की मौत से जुड़े चश्मदीद की सबसे बड़ी गवाही देखिए। जी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद गवाह। साध्वी के आखिरी शब्द, पापा मुझे इंसाफ दिला देना। साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। यही है सेवा कुटीर आश्रम, वो जगह जहां साध्वी ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले के घंटे बिताए। आश्रम में मौजूद सुरेश, वो शख्स जिसने साध्वी की दिन भर सेवा की। सुरेश के मुताबिक इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन के कुछ ही देर बाद साध्वी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। जी मीडिया के कैमरे पर चश्मदीद गवाह सुरेश ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप चश्मदीद गवाह हैं। 28 तारीख को आप साध्वी के साथ थे। 28 तारीख को क्या रूटीन था? साध्वी कहाँ थी, कैसे कमरे पे पहुंची और उनके साथ क्या क्या हुआ था? मेरे को बोला खाना बना दे, और खाना बनाना मैं गया था ऊपर, और ऊपर जाकर खाना बनाया मैंने। क्या क्या खाने में बनाए थे? दाल रोटी बनाए थे। दाल रोटी बनाई थी। उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी? सही थी, वो नॉर्मल जुकाम था और कुछ नहीं था। सुना आपने, सुरेश के मुताबिक साध्वी को सिर्फ खांसी और जुकाम था। उसके बाद आपने क्या बना के खिलाया? कुछ नहीं, बाद में काढ़ा बना के लिया था। थोड़ा काढ़ा भी दिया था? हाँ। आपने ही वो काढ़ा बनाया था? तो काढ़ा बनाया था कितने बजे की घटना? बाद में खुद आई और मैं खाना खा रहा था तभी, और बाद में आकर उन्होंने खुद आकर नमक के खराटे किए थे। इसके बाद भी जब आराम नहीं आया तो शाम में कंपाउंडर ने बाइसा को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लगभग 5 मिनट ही हुए नहीं थे। बाद में छींके की बाइसा की छींक की आवाज़ आई 6-7, और बाद में मैं आया तो दौड़े दौड़े ऊपर से 3री मंजिल पर था। दौड़ कर आया तो तभी यहाँ गेट के बाहर बाइसा आकर नीचे गिर गए थे। इसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा को उनके पिता गाड़ी में अस्पताल ले गए। गाड़ी में सुरेश भी सवार था। बाद में मेरे को बोला ये लॉक लगा दिया, मैंने लॉक लगा दिया है। प्रेम बाइसा नहीं बोला? हाँ, प्रेम बाइसा ने बोला कि घर का लॉक लगा दिया। हाँ, लॉक लगा दिया। उस वक्त उनकी स्थिति सही थी? हाँ, स्थिति सही थी। अच्छा। आशापुरानी सिटी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। यानी 2 किलोमीटर तक आगे बढ़े होंगे? हाँ, तो तभी बोला पिताजी मेरे को न्याय दिला देना। इतना बोलकर बाद में सांसें अटकने लग गई। सुना आपने, सुरेश के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा के आखिरी शब्द थे, पिता मुझे न्याय दिला देना, और इसके बाद उनकी सांसें उखड़ने लगी। और साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रेम बाइसा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कंपाउंडर जो है वो साजिश में शामिल हो सकते हैं। इंजेक्शन की बोतल वो साथ ले गया, साथ काम करने वाले भी साजिश में शामिल। ये बड़ा आरोप उनके पिता की तरफ से। सुनिए। बीरमनाथ जी, बहुत दुख हुआ, इस इतनी कम उम्र में प्रेम बाइसा की मौत हुई। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? पहले तो पूज्य संतों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप पर विश्वास है, सनातन पर विश्वास है, देश की जनता पर विश्वास है, मीडिया कर्मी आप सब उन बाइसा को न्याय दिलाएं। और इस घटनाक्रम में 28 तारीख के घटनाक्रम में वो डॉक्टर के पीछे जो पहले एक सोशल मीडिया पे षड्यंत्र रचा, वो लोग सब शामिल होकर के ये घटना को अंजाम दिया है। आपको लगता है कि जिस डॉक्टर को, जिस कंपाउंडर को आपने इलाज के लिए बताया, वो इस साजिश का एक हिस्सा है? साजिश वो तो है, या तो उसके इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही उसकी हालत नाजुक होगी, और एक बार तो आश्रम में बोल पाई, और फिर दौड़ते दौड़ते गेट तक गए, और फिर हम 2 लोगों ने उठा करके गाड़ी में बैठाया। रास्ते में एक बार ही बोली, पापा मुझे आखिरी न्याय दिलाना, बस मुझे विश्वास है मेरे जाने के बाद भी सही न्याय तो मिल जाएगा बस। अब एक और मौत से जुड़े सवाल। सोचिए किसी शख्स के पास 3000 करोड़ की संपत्ति हो, दुनिया की हर सुख सुविधा उसके पास हो, लेकिन तब भी वो खुद को अचानक गोली मार ले। वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी अकूत संपत्ति को लेकर कुछ डर थे। वो डर जो अब हकीकत में बदल रहे थे। ऐसा ही कुछ हुआ है बेंगलुरु के एक अरबपति के साथ, जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसने अपनी जान दे दी। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। 3000 करोड़ नेटवर्थ, 200 लग्जरी कारें, कई प्राइवेट जेट। ये शख्स जिसका चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
इसके पास बेशुमार दौलत थी, बड़ा रसूख था, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां थी, 12 रोल्स रॉयस थी। आईटी रेड के तनाव में किया सुसाइड। जो शान और शौकत लेकर सीजे रॉय अपनी जिंदगी काट रहे थे, वो शान और शौकत उन पर ऐसी भारी पड़ी कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने 30 जनवरी को सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिछले 72 घंटों से इनकम टैक्स के अधिकारी उनके दफ्तर का कोना कोना छान रहे थे। अलमारियां खुल रही थी, डिजिटल फाइलें खंगाली जा रही थी। रॉय अपनी ही आंखों के सामने अपना साम्राज्य बिखरते देख रहे थे। सवाल यह है कि आखिर उन बंद कमरों में आयकर अधिकारियों और रॉय के बीच क्या बातचीत हुई? क्या उन पर कोई ऐसा दबाव था कि जिसे वो झेल नहीं पा रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर 3:15 पर रेड करने पहुंचे आईटी अधिकारियों ने एक नोटिस पर जैसे ही सीजे रॉय के हस्ताक्षर लिए, उसके महज 15 मिनट बाद ही वो अपने कैबिन में गए और लाइसेंसी पिस्टल से सीने में गोली मारी। उन्हें तत्काल नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रॉय के भाई सीजे बाबू सुसाइड को आईटी रेड से जोड़ रहे हैं। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. सीजे रॉय देश के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी थे। उन्होंने 2006 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना की थी। उनके भारत के अलावा विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सीजे रॉय के पास दुनिया की महंगी कारें, भारत यूएई में 160 से अधिक प्रोजेक्ट, उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 3000 करोड़ रुपए है। वो कई रियलिटी शो के स्पॉन्सर रह चुके थे। बेंगलुरु की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री दहशत में है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के कर्मचारी सहमे हुए हैं। क्या ये सिस्टम का दबाव था या फिर रॉय के बिजनेस के पीछे छुपा कोई ऐसा काला सच जिसके उजागर होने से पहले उन्होंने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गैस रिसाव के कारण धमाका हो गया और धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। बंदर अब्बास में धमाका बताया जा रहा है। दरअसल शुरुआती तौर पर धमाके के कारण सामने नहीं आए, इसी वजह से अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर है। और इसी बीच एक बड़ा धमाका, बिल्डिंग तबाह हुआ, अफरा तफरी मची। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अपडेट यह है कि धमाका गैस रिसाव की वजह से हुआ है। आसपास की इमारतों में कितना नुकसान हुआ ये भी आप देख रहे हैं। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, 10 लोग घायल हो गए हैं। गैस रिसाव इसका कारण बताया गया है। ईरान से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बंदर अब्बास शहर जो है वहां गैस रिसाव की वजह से एक बड़ा धमाका हो गया। और शुरुआती तौर पर जानकारी स्पष्ट नहीं थी कि आखिर किस वजह से धमाका हुआ, लेकिन अब गैस रिसाव जो है इसका कारण बताया गया। पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ रही है। 12 घंटे में पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक साथ बलूच लड़ाकों ने अटैक कर दिया है और कई पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं, ऐसा दावा किया गया है। पाक आर्मी के ऑपरेशन का जवाब बीएलए ने आजादी की जंग छेड़ दी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान की कुल ज्योग्राफी का लगभग 44% एरिया जो है वो अकेले बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा पर भी एक तरह से बलूच लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया है। यार तस्वीरें आप देखिए, नॉन स्टॉप फायरिंग, लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगभग 9 से ज्यादा शहर इस वक्त बलूच लड़ाकों ने जहां कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं काउंटर अटैक के बाद कैसे कोहराम मचा, फायरिंग जारी है। क्वेटा में बीएलए फाइटर जश्न मना रहे हैं। इसी तरह से क्वेटा में ही बलूच लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन भी फूंक दिया और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। बीएलए फाइटर्स ने एक साथ 12 शहरों में अटैक किया। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए बेहद अहम ग्वादर पोर्ट के पास भी फायरिंग की जा रही है। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आईडी ग्रेनेड से भी हमले किए गए और ये तस्वीरें पाकिस्तान की बर्बादी की गारंटी इसलिए भी हैं क्योंकि बीएलए को आम बलूच नागरिकों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। बलूचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलूच आर्मी का कहर, मुनीर की सेना सरेंडर। 12 शहरों में बीएलए का हमला, पाकिस्तान का सिस्टम दहला। पाकिस्तान में दमन, अत्याचार और प्रोपेगेंडा के दम पर सरकार चला रहे शहबाज और मुनीर के सामने ऐसा चैलेंज खड़ा हो गया है।
जिसकी शायद किसी पाकिस्तानी ने कल्पना नहीं की हो। बलूचिस्तान में ऐसा कोहराम मचा है कि हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। BLA यानी बलूच लिबरेशन फोर्स ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 लॉन्च करके तबाही मचा दी। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। पुलिस स्टेशन पर कब्जे के साथ कुछ जगहों से कैदियों को रिहा करने की खबरें आ रही हैं। ये राजधानी कोयटा की तस्वीरें हैं, जहां BLA के फाइटर्स ने कई पुलिस थानों पर धावा बोला। हमले में कुछ पुलिस कर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया गया है। इलाका धुआं हो चुका है और पुलिस स्टेशन की छत पर BLA लड़ाके घूमते दिख रहे हैं। BLA के इस काउंटर अटैक से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। कई जगह IED ग्रेनेड से हमले की खबर आई है। कुछ शहरों में फिदायीन हमले का भी दावा किया जा रहा है। कई अहम ठिकानों पर BLA लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बलूच लड़ाकों ने इस बार सिर्फ हमला नहीं बोला है, सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसे में ले रहे हैं। क्योंकि BLA फाइटर फिलहाल पाकिस्तानी सेना और पुलिस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मिशन पर है। बलूचिस्तान की हालत देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार खुद कह रहे हैं कि ऐसे बलूचिस्तान में सालों बाद इस तरह के हालात दिख रहे हैं। बलूचिस्तान के खारान इलाके में भी अंधाधुंध फायरिंग और धमाके की आवाजें आ रही हैं। कोयटा की सड़कों पर घूम रहे ये BLA फाइटर आजादी का ऐलान कर रहे हैं। कोयटा में सिर्फ BLA फाइटर्स की मूवमेंट दिख रही। ये 4 तस्वीरें बलूचिस्तान की हकीकत दिखा रही है। एक तरफ है बलूच लिबरेशन आर्मी, सड़कों पर जिसकी मौजूदगी दिख रही, हथियार लहराए जा रहे हैं, मुनीर सेना को ओपन चैलेंज दिया जा रहा है, पुलिस फोर्स भी निशाने पर है, और दूसरी तरफ है मुल्ला मुनीर की फौज जो BLA का सामना करने की हालत में नहीं। ऐसे में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल सिर्फ आसमान तक सीमित हो गया। हाथ से जमीन निकल चुकी है, क्योंकि अपनों को खोने के बाद बलूच फाइटर पाकिस्तानी सैनिकों को देखते ही उनका काम तमाम करने में लगे हैं। और बलूचिस्तान पर एक और बड़ी खबर है। नसीराबाद नुश्की में भी कब्जे का दावा किया गया है और नुश्की में तो कमिश्नर को ही बंधक बना लिया गया। BLA ने कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर दिया है, यानी अरब सागर से सटे हुए ग्वादर पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के करीबी क्वेटा तक लगातार 12 शहरों पर कब्जे का दावा किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर बलूच लड़ाके किस तरह से हथियारों के साथ घूम रहे हैं और लोकल लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, पाकिस्तान का कंट्रोल वहां से हट चुका है। पाकिस्तान के कब्जे से ये पूरी तरह से अलग दिखा। एक और बड़ी खबर, BLA के चीफ बशीर ज़ेब ने अपील की है, आज कुर्बानी का दिन है। बशीर ज़ेब ने कहा कि बलूचों को अपनी जंग लड़नी होगी, BLA फाइटर्स की मदद करें लोग, ये अपील भी की गई है। आज आज़ादी का दिन है, आज़ादी की लड़ाई है, ये बशीर ज़ेब की तरफ से कहा गया है। कुर्बानी का दिन है। बलूचिस्तान में 12 से ज्यादा शहरों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को किडनैप किया गया है और पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तबाह होते जा रहे हैं। और इसे बशीर ज़ेब ने कुर्बानी का दिन बताया, आज़ादी की जंग बता दी है। तो बलूच आर्मी का ये बड़ा अटैक पाकिस्तान में कोहराम कैसे मचा, ये समझिए। दरअसल 29 जनवरी को पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में 41 बलूच कमांडर लड़ाकों को मारने का दावा किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक बड़ा पलटवार कर दिया है और BLA चीफ ज़ेब ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का ऐलान किया। 25 अगस्त 2024 को BLA ने ऑपरेशन हेरोफ को शुरू किया था और 20 घंटे में 102 पाकिस्तानी सैनिकों को तब मारा गया था। मई 2025 में ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा फेज शुरू हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ 58 ठिकानों पर 78 हमले तब किए गए थे। आजादी की निर्णायक जंग का नाम है ऑपरेशन हेरोफ और BLA ने फिर से कुछ ही घंटों में भारी तबाही मचा दी है। पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, किडनैप किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम अधिकारी अपने पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और बलूचिस्तान में जेलों पर भी हमला किया गया है। मस्तुंग जिले में जेल पर हमले की खबर मिल रही है। नुश्के में भी जेल पर हमला किया गया। वो बलूच लोग जिनको कैद किया गया था उनको बलूच लड़ाके रिहा करा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए।
जेल, अस्पताल से लेकर हर जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में मुनीर आर्मी की नाक में दम कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर जम्मू कश्मीर में फिदाइन प्लान बनवा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, इन्होंने आतंकियों की टीम तैयार की है और ये सब हो रहा है मुल्ला मुनीर के इशारे पर। भारत को जख्म देने के बाद अपना दामन बचाने के लिए मुनीर कैसे साजिशों की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। घाटी में आतंक की कब्र तैयार। मुनीर की साजिश का कोई अंत ही नहीं है। बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान फौज का जल्लाद जनरल हिंदुस्तान को जख्म देने की कोशिशों में जुटा है और हर बार भारतीय वीरों के हाथों मुनीर के गुर्गे पिट रहे हैं। अब एक बार फिर खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर बड़े आतंकी हमले की साजिश तैयार कर रही है। इसके लिए आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी के साथ गठजोड़ करने का ऑर्डर दिया है। साजिश के तहत लश्कर और खुरासान ग्रुप 12 फिदाइन आतंकी तैयार करेंगे और ये ग्रुप आईएसकेपी के नाम से जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करेगी। कोर्ट की अगर आप माने तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन होगा जो लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आईएसकेपी के जॉइंट ये फिदाइन होंगे। और ये कहा जा रहा है कि 12 मेंबरों का ये मॉड्यूल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा उन लोगों में जो 60 से 70 पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त पीर पंचाल और साथ ही साथ शमशावारी रेंज और जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर जो है इस वक्त सक्रिय है और जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि लश्कर और आईएसकेपी मॉड्यूल के ये हाइब्रिड आतंकी पहले ही कश्मीर में घुस चुके हैं। ये आतंकी बडगाम, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और उत्तरी श्रीनगर जैसे जिलों में सक्रिय हैं। दरअसल इस साजिश के पीछे मुनीर की चाल है कि हमले इस्लामिक स्टेट खुरासान के नाम पर होंगे और पाकिस्तान के दामन पर दाग नहीं लगेंगे। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ है कि किस फिदाइन ग्रुप का लीडर अबू हुरैरा नाम का एक टॉप लश्कर कमांडर है। लश्कर आतंकी अबू हुरैरा 2021 में बॉर्डर एरिया में एक्टिव है। इस हाइब्रिड मॉड्यूल में मोहम्मद रजवान उर्फ अबू दुजाना और मोहम्मद उमर उर्फ खरगोश भी शामिल है। ये दोनों आतंकी इस दस्ते में हाल ही में शामिल हुए हैं। इस मॉड्यूल की निगरानी लश्कर कमांडर हुजैफा बकरवाल कर रहा है और आतंकियों का सीधा कंट्रोल रावलपिंडी में बैठे आईएसआई हैंडलर्स के पास है। मुनीर की साजिश का खुलासा होने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ फाइनल रण की तैयारी कर ली है। फिदाइनों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बल घुसपैठ के रास्तों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और संभावित ठिकानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट के साथ घुसपैठ विरोधी अभियान और मॉक ड्रिल भी जारी है। हिंदुस्तान के शूरवीरों की तैयारी ने यह तय कर दिया है कि अब आतंकी अगर भारत की सरजमी पर कदम रखते हैं तो उनकी आत्मा को जहन्नुम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।